हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो क्लास है, ये रात्रि 8 बजे होती है, जो स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न लेकर आते हैं। 37 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहतरीन। चलिए, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लेकर आते हैं प्रत्येक दिन। आइए, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आमोद सर हिंदी जुड़ जाइए, आप सर्च करिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है मैं इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। चलिए, बताइए, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में से विपरीत अर्थ वाला बताना है। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी जवाब देना है। विपरीत अर्थ वाला बताना है। संयोग का विपरीत क्या होगा? संयोग का विलोम क्या होगा? बताइए, बताइए, संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का विलोम क्या होगा? सर, संयोग का विलोम वियोग होता है। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, संधि विच्छेद वाला विकल्प है। चलिए, कहाँ है संधि विच्छेद वाला? देखते हैं, इधर पेज पलटें, यहाँ है। 4 विकल्प ये दिए गए। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। 1 मिनट, आप रुक जाइए जरा, मैं देख लूं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब बताइए, उल्लास का संधि विच्छेद बता दीजिए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब जल्दी से बताइए। सर, इसका जवाब होगा उत प्लस लास। क्या जवाब होगा? उत प्लस लास। बहुत शानदार। सर, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया। बताइए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, पतन। पतन मीन्स क्या होता है? बताइए, पतन मीन्स क्या होता है? सर, पतन मीन्स होता है जिसका नाश हो जाए, पतन हो जाए, जो गिर जाए, ध्वस्त हो जाए। पतन का अर्थ होगा गिरना। पतन का अर्थ क्या होता है? गिरना। चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला विकल्प है। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ, समान अर्थ का मतलब है एक जैसा, मतलब पर्यायवाची बताना है। तो नाश का पर्यायवाची बताओ। बताओ भैया, नाश का पर्यायवाची। तो नाश, नाश होना, नष्ट होना, क्या होगा इसका सही? सर, तबाही। नाश का पर्यायवाची क्या होता है? तबाही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए,
बताइए निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, एक का चयन करें। अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? बताइए कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? बताइए काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? बताइए, जवाब दीजिए। काली घटा का घमंड घटा। सर, जब दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे, दो या दो से अधिक शब्द हों, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक। सर कैसे? पहले जो घटा लिखा है, इस घटा मीन्स होता है बादल, और जो दूसरा ये घटा लिखा है, इस मीन्स है कम करना। तो कैसे? काले बादल का घमंड कम हुआ, काली घटा का घमंड घटा। तो जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग हों, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बता दीजिए, बताइए, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। कौन से सही विकल्प का? जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद को बताता हो। बताइए, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर में इसमें कौन सा अव्यय है? बताइए, दरवाजे के कोई बाहर खड़ा है, बताइए कौन सा अव्यय है? देखिए, दरवाजा एक संज्ञा है ना, और संज्ञा के बाद जब शब्द आए ना ये वाले अव्यय वाले, तो कौन सा अव्यय कहलाता है? ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। कौन सा अव्यय कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है। चलिए बताइए, वाक्य शुद्ध का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध वाक्य पहचानना है, पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। मैंने गांव जाना है, क्या गलती है इसमें? तो शुद्ध इसका क्या होगा? मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे गांव जाना है। क्या शुद्ध होगा? मुझे गांव जाना है। आंसर सही होगा बी, मुझे गांव जाना है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? जो अक्षर छंद में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? जो अक्षर छंद में प्रयुक्त हों वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, क्या कह रहा है? मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए। लोहा मानना, लोहा मानना। बताइए, लोहा मानना का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। लोहा मानने का अर्थ क्या है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं ऑप्शन दिखा देता हूं, तब बताओ। लोहा, बताओ तो लोहा मानना का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। तो इसका अर्थ है प्रभाव मानना। क्या अर्थ है? प्रभाव मानना। क्या है? प्रभाव मानना। बहुत बढ़िया। बताओ, रसों का राजा किसे माना जाता है? जो रसों का राजा है वो रसराज या रसों का राजा किसे कहा जाता है? बताइए, रसों का राजा किसे कहा जाता है? सर, जो रसों का राजा है उसे श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अच्छा बताओ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव रति है। हास्य का स्थायी भाव हास्य है। करुण का स्थायी भाव शोक है। और वीर का स्थायी भाव कौन सा है? सर, इसका स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? उत्साह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इसका जवाब कौन सा था? श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए 124 प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अच्छा, वाक्य परिवर्तन करना है, कौन सा वाक्य है? आप इस किताब को पढ़े हैं, तो कर्मवाच्य में बनाना है। बनाओ। आप इस किताब को पढ़े हैं, तो कर्मवाच्य क्या होगा? बताइए कर्मवाच्य क्या होगा? आप इस किताब को पढ़े हैं, इसका कर्मवाच्य बनाओ, तो इसके बनेगा द्वारा शब्द जहां आ जाए, द्वारा। तो अब ये वाली नहीं, यहाँ भी द्वारा है सर, यहाँ भी। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, आंसर सही होगा ए, जहाँ द्वारा लगा हो वही आंसर। अब आप कहोगे सर यह किताब आपके द्वारा पढ़ी, यहाँ भी द्वारा है, तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ, बताते हैं। देखिए जो सेंटेंस आपको बदलने के लिए बोला गया है, ये वाला आप इस किताब को पढ़े हैं, ये काय में है? प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान काल में है, तो कर्मवाच्य भी वर्तमान में होना चाहिए। और देखिए यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, ये तो भूतकाल का वाक्य है। तो ध्यान रहे जब कर्मवाच्य बदलो तो उसी काल में होना चाहिए जिस काल में उसे पहले पूछा गया है। समझ आ रही? तो ये ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बता दीजिए। बताइए किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी ने कोई वचन, कोई बात बोली है और उनकी बात को ज्यों का त्यों लिखना है, तो किसका प्रयोग होता है? सर इसमें उद्धरण का प्रयोग होता है। उद्धरण जानते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण का मतलब क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, ये इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प बताइए। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बताइए चंद्रशेखर में कौन सा समास है? सर इसका आंसर सही होगा ए। कौन सा सही है? ए वाला विकल्प सही है। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्रशेखर। और किसे कहते हैं चंद्रशेखर? भगवान शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान शिव को। अच्छा, अगर पूछा जाए चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो क्या बताओगे? सर बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। बहुत बढ़िया, करिए उस विकल्प का चयन। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? सर उसे हतोत्साहित कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हतोत्साहित कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द है, दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उसे चुनिए। अच्छा, जलज का कौन सा मतलब है? जलज का क्या मतलब है? बताइए। जलज मीन्स क्या होता है? क्या आप बता पाएंगे? सर जलज मीन्स, जा मीन्स जन्म, जो जल में जन्मा हो, जो पानी में जन्मा हो। तो कौन जन्मा है? जहाज जन्मा है क्या? नहीं, वो तो चलता है। चतुर नहीं होगा, हाथी नहीं होगा। सर पानी में कौन जन्मा है?
मछली जन्मी है। पानी में कौन जन्मा है? मछली जन्मी है। चलिए, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला 129 लिखा है जिस पर चलिए क्या रहा है, करना क्या है इसमें कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य है। अच्छा, कौन सा वाक्य है? ये वाला, ये वाक्य लिखा है। अच्छा, ये लिखा है, हाँ ये लिखा है, ये वाक्य है। तो इसे किस में बदलना है? पूर्वकालिक क्रिया में। तो पहले वाक्य पढ़ लो। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। अब ये वाक्य है और इसे पूर्वकालिक में बदलो। तो पूर्वकालिक क्रिया जानते हो क्या होती है? जहां पर एक काम समाप्त होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, वहां पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे जैसे मैं कहूं, वह पढ़कर आया, तो वह पढ़ पाया तब तक आने लगा, मतलब जैसे ही उसने पढ़ा वैसे ही आ गया। एक काम समाप्त हुआ और दूसरा आरंभ हो जाता है, ये पूर्वकालिक की कंडीशन है। अब पहचान बताऊं, जहां पूर्वकालिक में कर लगा होता है, वह पढ़ कर आया, वह चल कर आया, वह सो कर आया, वह क्रिकेट खेल कर आया, ठीक है, वह रो कर आया। तो ये कर क्रिया जहां लगी हो समझ लेना वहां पूर्वकालिक है। तो क्या बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, क्या इसमें कर लगा है? नहीं, तो पूर्वकालिक नहीं है। चलिए, और विकल्प कहाँ हैं इसके? और विकल्प देख लीजिए कहाँ पर हैं। अच्छा, ये हैं भैया, इनको भी देखो। कहाँ लगा है कर? बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, ये भी गलत है, कर लगा ही नहीं। बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, हाँ, बच्चे गृह कार्य कर कर खेलने गए। आंसर कौन सा सही है? सी वाला, गृह कार्य किया फिर खेलने गए, एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? सी वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बता दीजिए। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। पहचानिए कारक को, पहचानिए क्या है कारक चिन्ह। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो कौन सा कारक है सर? ये वाला कौन सा है? हे प्रभु, तो ये संबोधन कारक है, किसी को संबोधित कर रहा है, बुला रहा है। तो कौन सा कारक आएगा? ये संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। अब बताइए, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला विकल्प है। अच्छा, क्या है वाक्य? बच्चे ने खेल खेला, भविष्य काल में बनाओ। ये कोष्टक में लिखा है ना भविष्य काल, इसे भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो देखो, क्या पहला वाला वाक्य भविष्य काल का है? बच्चे खेल खेल चुके, ये तो भविष्य का नहीं है। बच्चे खेल खेल रहे, दूसरा भी नहीं है। अब सी और डी बचा है। बच्चे खेल खेल चुके होंगे या बच्चे खेल खेलेंगे? तो सर ये सी नहीं होगा, ये वी वाला, डी वाला आंसर सही है, डी वाला, बच्चे खेल खेलेंगे। अब आप सोचोगे सर ये सी वाला क्यों नहीं है? सी वाला भी तो भविष्य का है, ये क्यों नहीं है? बताता हूं। देखिए, ये बच्चों ने खेल खेला, ये काहे में वाक्य है? ये सर सामान्य भूतकाल का वाक्य है, और सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब अगर भविष्य में बदलना है तो सामान्य भविष्य में जाना चाहिए। अगर ये पूर्ण भूत का होता तो भविष्य में पूर्ण भविष्य का वाक्य बनता। समझ आ रही? अगर यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होता तो भविष्य में भी अपूर्ण भविष्य काल का वाक्य बनाया जाता। इस काल का जो वाक्य है उस काल में वही वाक्य कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है,
तो सामान्य भविष्य में बदलना है। ये कोई कहेगा नहीं, ये आपको पता रखने हैं कॉन्सेप्ट। तो बच्चे खेल खेलेंगे। अब आप कहोगे तो ये वाला सी वाला बच्चे खेल खेल चुके होंगे, ये सर ये कौन सा वाक्य है? ये संभाव्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य, ये सामान्य भविष्य नहीं है। इसलिए डी वाला आंसर सही होगा। समझ गए होगे आप। चलिए बताइए, 4 विकल्प दिए गए, स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? राजपूत। राजपूत का स्त्रीलिंग बताना है। सर राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूतानी। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या है? राजपूतानी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, फिर से स्त्रीलिंग बताना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? सर तपस्वी का स्त्रीलिंग है तपस्वनी। क्या है? तपस्वनी। चलिए आगे बताइए। सर तलवार है ना, इसका बहुवचन बताओ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताओ। तलवार का बहुवचन क्या होगा? सर तलवार का बहुवचन होगा तलवारें। तलवार का बहुवचन क्या है? तलवारें। चलिए बताइए, हरस्व एवं हरस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? हरस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ये किसके प्रकार हैं? सर ये स्वरों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ये स्वरों के प्रकार हैं। बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? अच्छा बताओ, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर 4 होती है। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इनमें से कौन सा वाला? सर विकल्प सी, ये है ऊष्म व्यंजन। जो विकल्प सी में लिखा है वही है ऊष्म व्यंजन। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? कौन सी जोड़ी है जो संज्ञा और विशेषण का हो? पक्ष का। सर पक्ष का, पक्ष मीन्स होती है संज्ञा, उसका विशेषण है पाक्षिक। यही आंसर होगा ए। प्रेम भी संज्ञा है, प्यार भी है, सुख दुख ये दोनों संज्ञाएं हैं, स्वर्ण सोना ये भी संज्ञाएं हैं। तो एक पद संज्ञा और एक विशेषण हो तो ये कंडीशन विकल्प ए में है। पक्ष एक संज्ञा है और इसका विशेषण है पाक्षिक। चलिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? बताइए, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उनमें लिंग का पता किससे चलता है? बताओ। सर कैसे? समझ नहीं आई बात? मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है जाता है, ठीक है, पहले इसका आंसर सुन लो। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से। आंसर सही होगा ए। किससे चलता है? क्रिया से। अब कैसे चलता है मैं बताता हूँ। वह जाता है। अच्छा बताओ, तो ये है ना सर्वनाम? बिल्कुल सर, ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम लड़का है कि लड़की? सर ये तो लड़का है। कैसे जाना कि वह जाता है? अगर होता जाती है तो ये लड़की होती। बिल्कुल सही पहचाना। तो जाता है से पहचाना ना, अगर होता जाती है तो ये वह हो जाता लड़की। तो बताओ, इस सर्वनाम की पहचान, ये जो वह है इसकी पहचान किस वजह से हुई? सर क्रिया की वजह से, कि वह लड़का है कि लड़की, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, हमने कैसे जाना? क्रिया के माध्यम से जाना। तो सर्वनाम का लिंग निर्धारण किस पे आधारित है? क्रिया पर। किस पे आधारित है? क्रिया पर।
तो ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए क्रिया पर। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है वह रचना बताइए। सर, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। कौन सी लिखी है? पद्मावत। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये लिखा है, बहुत ही फेमस कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है भारत दुर्दशा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। बताइए, नीचे दिए गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी हैं? सर, ये रचनाएं किसकी हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी हैं? ये हम सबको पता है, ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए चलिए आगे चलिए, बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, ये कवि थे, तो इन्हें किस रचना के लिए मिला? खूंटियों पर टंगे लोग। हाँ, इनकी ये रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ये इन्होंने रचना लिखी है। आइए, हमारा क्या है सर? सर, ये हमारा गद्यांश आ गया। 143 से 47 तक प्रश्न हैं। चलिए पढ़ते हैं बहुत आसानी से। अब आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। सर, मैं पढ़ता हूँ और आप सुनिए। मैं थोड़ा इसे जूम कर लूँ, आपको दिखने लगे। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिस फेंस ने हम्पी विजयनगर साम्राज्य को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थलों पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया था। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। विजयनगर साम्राज्य का सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बने और बना भी। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्य के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण, बहमनी राज्य का आक्रमण हुआ था, आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और कहां से दक्खन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जल दृश्यावलियों के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीति परिदृश्य में आगे थोड़ा और होगा गद्यांश, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, बस आधा और बचा है। राजनीतिक परिदृश्य में उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख
रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। अच्छा, आ गए प्रश्न। अब प्रश्न आ गए, बहुत बढ़िया। 6-7 प्रश्न और हैं, आज का मॉडल पेपर समाप्त होगा। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? सर ये बाली के शासन का हिस्सा था। किसके शासन का? बाली के। अगला प्रश्न बताइए, ये भी गद्यांश से है, बताइए। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो किसने कहा था हम्पी को सपनों की नगरी? सर ये पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था कि हम्पी सपनों की नगरी है। आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? सर संयुक्त आक्रमण हुआ था। बहमनी साम्राज्य का जब संयुक्त आक्रमण हुआ तो इसका पतन हो गया। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो इसके जो भग्नाशेष हैं वो कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं, बताइए। सर ये जनशून्य हैं। कैसे हैं? ये जनशून्य दृश्यावली के बीच फैले हैं। गद्यांश में लिखा है सब। गद्यांश का आखिरी प्रश्न है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? विरूपाक्ष किसे कहते हैं? सर विरूपाक्ष कहते हैं विलक्षण नेत्रों वाला, जो जिसके नेत्र विचित्र हों, वो विरूपाक्ष है। चलिए, बहुत शानदार। 3 प्रश्न और बचे हैं, गद्यांश से प्रश्न समाप्त हुए। बताओ उपसर्ग शब्द के में लगता है? उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? सर उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? 50 बार बताया है। उपसर्ग शब्द के पहले मतलब आरंभ में लगता है। और प्रत्य कब लगता है? प्रत्य शब्द के बाद में लगता है या अंत में लगता है। बहुत बढ़िया। 2-3 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न और हैं, 2 प्रश्न होंगे। बताइए, बता दीजिए, बताइए इसका। 1 मिनट में, अच्छा यहाँ है ये प्रश्न, ये है, पढ़िए। दिए गए शब्द का सही तद्भव, कपोत का तद्भव बताओ। सर कपोत तत्सम है, इसका तद्भव शब्द बताओ। सर कपोत का तद्भव क्या होगा? कबूतर होगा। क्या होगा? कबूतर। और आज की मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है, गलत जवाब नहीं आना चाहिए। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्य से नहीं बना। जिस शब्द में प्रत्य नहीं लगा है वो शब्द बताओ। तो कौन सा है जिसमें प्रत्य नहीं बना है? बताओ, बताइए। सर ये चिकनाहट प्रत्य से बना है, आहट प्रत्य, खटास में प्रत्य है, आस प्रत्य, चांदनी में प्रत्य है बड़ी ई, पर वखूबी में प्रत्य नहीं है। न ई प्रत्य मत कर देना, फिर वखूब ई प्रत्य नहीं है, कोई भी प्रत्य नहीं है बखूबी में। आंसर सही होगा डी। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 37 में से कितने प्रश्न सही हुए? तो चलिए हम लोग आज का मॉडल पेपर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।